हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में मध्य पाषाण काल पर विस्तृत चर्चा कर चुके थे। फ्रेंड्स, हमने उस टॉपिक में जो आगामी आने वाले प्रश्न हैं परीक्षाओं में उनको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया था कि अब आगे हम नव पाषाण काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं एक पंक्ति बताना चाहता हूं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर यह मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको निरंतर कंटिन्यू रहना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, यूपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एटसेट्रा आदि वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आप हमारे चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ पर हम बिल्कुल मुफ्त वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जो इतिहास की सीरीज चलाई है वह बहुत ही अहम है, वो आपके लिए अमूल्य है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कीजिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नव पाषाण काल। एक शब्द देखिए, नव मतलब यहां लिखा है नव। नव का मतलब क्या होता है? नया। नव का मतलब होता है नया। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। मतलब नया पत्थर, मतलब नया पत्थरों का काल है। एक मिनट के लिए आप सोचिए कि जो मानव था, जो पूरा पाषाण कालीन मानव था, वो चापर चाबिंग पेबल चला रहा था। धीरे धीरे उसने अपने औजार मॉडिफाइड किए, छोटे किए, मॉडिफाइड किए। अब क्या हुआ, नव पाषाण काल में जो उसके औजार थे उसने रगड़ घिसकर अच्छे चिकने कर लिए और उस पर पॉलिश कर दी। मतलब अब उसके औजार अच्छे हो गए, बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं आधुनिक रूप से। मतलब औजार अच्छे हो गए, कुल्हाड़ी अच्छे आने लगी उसके पास अच्छी रूप से। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से बिल्कुल बेहतरीन औजार हो गए उसके पास। तो मतलब रगड़ घिसकर चिकने हो गए और इन पर पॉलिश कर दी गई, इसलिए इसका नाम नव पाषाण काल पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नव पाषाण काल। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि नव पाषाण काल, जो नव पाषाण काल है, न्यूलिथिक एज, इसका नामकरण किस विद्वान ने किया है? तो इसका नामकरण किया है जॉन लोवाक ने किया है। किसने किया है? जॉन लोवाक ने इसका नामकरण किया है। ठीक है। एक विद्वान हुए हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर, इन्होंने इसको पर्याप्त उत्पादक अर्थव्यवस्था का काल भी कहा है। क्यों कहा है पर्याप्त उत्पादक अर्थव्यवस्था काल? क्योंकि भाई साहब, अब जो मनुष्य था वो स्थायी निवास करने लगा था, प्राकृतिक संसाधनों पर उसने नियंत्रण कर लिया था। जब वो खेती करने लगेगा मतलब अच्छी तरीके से, तो अर्थव्यवस्था जो डेवलप होगी तो स्वाभाविक है। इसलिए गार्डन चाइल्ड मार्टिन व्हीलर ने इसको पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था का काल कहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ नव पाषाण काल से संबंधित जो प्लेस हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपी टीजीटी, हिस्ट्री, पीजीटी, मतलब इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आएगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में, तो वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ और गारंटी है क्वेश्चन अगर बाहर चले जाए तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले नव पाषाण काल के जो प्लेस हैं, स्थान हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्लेस लेते हैं, वो पहला प्लेस है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम देखते हैं दोस्तों कि मेहरगढ़ पर 7000 बीसी में हमको कृषि के साक्ष्य दिखाई देते हैं। अब भाई साहब, आप एक मिनट के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जी आपने लिखा है नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 4000 से 1000 बीसी, लेकिन यहां पर 7000 बीसी। तो भाई साहब कारण क्या है? क्योंकि यहां पर चीजें पहले आ गई हैं, लोग यहां पर डेवलपमेंट कार्य पहले होने लगा है, इसलिए यहां पर पहले हो गई हैं, चीजें आने लगी हैं। तो हमको 7000 बीसी में कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं मेहरगढ़ से। मतलब सबसे पहले अब क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। अब कृषि के साक्ष्य में हमको कौन कौन से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो भाई साहब, हमको कपास मिल रहा है, वहां से गेहूं मिल रहा है, जौ मिल रहा है, अंगूर, मतलब इनके हमको प्रमाण मिल रहे हैं, इनके प्रमाण मिल रहे हैं हमको। ठीक है। साथ ही हमको मेहरगढ़ से अनाज के कोष्ठागार भी मिल रहे हैं। ठीक है। और हमको शिल्प के प्रमाण भी मिल रहे हैं। ठीक है। और हमको मेहरगढ़ से क्या मिल रहा है? मेहरगढ़ से हमको चौकोर आयताकार मकान भी मिल रहे हैं और हमको सेल खड़ी की बनी मोहरें भी मिल रही हैं। कहां से? यहां से, मेहरगढ़ से। और हमको भैंस का पालतू बनाया जाना सबसे पहले कहां से प्राप्त होता है? वो हमको मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि भैंस का पालतू बनाया जाना कहां से स्टार्ट हुआ है? तो वो स्टार्ट हुआ है मेहरगढ़ से। पाकिस्तान, मेहरगढ़ से भैंस का पालतू जाना
पालतू बनाया जाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब और कोई भाई साहब नवपाषाण काल का स्थल है? तो जी भाई साहब बिल्कुल है। एक स्थल है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 2 प्लेस हैं जो कि नवपाषाण काल के इंपॉर्टेंट हैं। एक है बुर्ज हूम, यहाँ पर हम देखते हैं 5500 BC के आसपास बुर्ज हूम है। यहाँ पर हमको एक ऐसी कब्र मिलती है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। बुर्ज हूम से हमको वो प्रमाण मिलता है। बुर्ज हूम में हमको एक प्रमाण और मिलता है। यहाँ पर हमको एक ऐसा मृदभांड मिलता है जिसमें वृषभ की आकृति बनी हुई है। वृषभ की आकृति बनी हुई है। ठीक है, वृषभ की आकृति बनी हुई। साथ ही हमें एक ऐसा प्रमाण भी मिलता है, विचित्र प्रमाण, कि गर्ता आवास का मतलब गड्ढे में रहने के साक्ष्य भी हमको बुर्ज हूम से प्राप्त होते हैं। गर्ता आवास के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं? बुर्ज हूम से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि गर्ता आवास के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं? तो हमको प्राप्त होते हैं बुर्ज हूम से। ठीक है, साथ ही हमको जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुप्त कराल, जहां से हमको कुम्हार की गुफा भी प्राप्त होती है। गुप्त कराल कुम्हार की गुफा हमको मिलती है। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए आप। गुप्त कराल से हमको कुम्हार की गुफा प्राप्त होती है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो कि नवपाषाण काल के हैं। जैसे गंगा घाटी क्षेत्र में हम देखते हैं, तो गंगा घाटी क्षेत्र में एक जगह है, मतलब बेलन घाटी क्षेत्र है। बेलन घाटी क्षेत्र, जो बेलन घाटी, इसका नामकरण हुआ है कि मिर्जापुर, रीवा, प्रयागराज, इन तीनों जिलों को मिलाकर जो बेलन घाटी क्षेत्र बनता है। बेलन घाटी क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर कुछ सघन आवास मिलते हैं, मधुमक्खी की छत्ती की तरह सघन आवास मिलते हैं। साथ में हम देखते हैं यहाँ पर साझे चूल्हे भी मिल रहे हैं, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। साझे चूल्हे भी मिल रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको बेलन घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर हमको अनाज के कोष्ठागार मिल रहे हैं। साथ में कूटने के गोलाकार चक्र भी मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मतलब जो दाना आता था, जो अनाज आता था, उसको कूटा जाता था यहाँ पर। इसका टाइम पीरियड कितना है? 5500 BC, बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कोई प्लेस है नवपाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट है? तो जी भाई साहब, एक जगह है लंगनाज, गुजरात के पास, जो कि नवपाषाण काल का प्लेस है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 5500 BC में इसको खोजा गया था। ठीक है, और उड़ीसा में भी एक जगह है कोचई, जो भी नवपाषाण काल का प्लेस है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि नवपाषाण काल का प्लेस उड़ीसा, कोचई। ठीक है, और आप एक चीज और याद करिए, आप भारत के जो पूर्वी क्षेत्र एरिया है वहां पर एक असम में हम जाते हैं। असम में एक जगह है दाऊ जाली हेडिंग। दाऊ जाली हेडिंग, यहां से आपको कृषि के ऐसे उपकरण मिल रहे हैं जो कि पत्थर के हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1000 BC। 1000 BC, इसका टाइम पीरियड कितना है? 1000 BC। तो आप क्वेश्चन जैसे बन जाए कि भाई साहब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमको कृषि के ऐसे उपकरण मिल रहे हैं जो कि पत्थर के हैं, तो आप असम में लगाइए दाऊ जाली हेडिंग। ठीक है, और अब चलिए हम देखते हैं उत्तरी बिहार पर चलते हैं, जो कि नवपाषाण काल का एक स्थल है। उत्तरी बिहार में 3 बस्तियां हैं, चिरांद, चेचर, सीनुआर। चिरांद, चेचर, सीनुआर। यहां से हमको ऐसे आभूषण मिल रहे हैं जो कि हड्डियों के बने हुए हैं, बृहद मात्रा में मिल रहे हैं, हड्डियों के आभूषण मिल रहे हैं। कहां से? चिरांद, चेचर, सेनुआर। इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है भाई साहब 2500 BC। 2500 BC इसका टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और प्लेस हैं जो कि दक्षिण भारत में हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की एक जगह है उतनूर और एक जगह है फलवाय। दूसरी कर्नाटक की एक जगह है संगनकल्लू, दूसरी जगह है टी नरसिंहपुर। यहां से भी हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 2500 BC से 1500 BC के बीच। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक जगह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। यहां से हम देखते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, मतलब जो जगह है उतनूर, फलवाय, यहां से हम देखते हैं कि पशुपालन के प्रथमतः साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में यहां से मिलते हैं, दक्कन से। कैसे मिलते हैं? आपको कैसे पता पड़ा कि भाई साहब यहाँ पे पशुपालन हो रहा था? तो एक मिनट के लिए आप देखिए कि 2020 में विद्वानों ने बताया कि यहाँ पर रागी की खेती हो रही थी। रागी की खेती हो रही थी। रागी की खेती आप जानते हैं जानवरों के चारों के इस्तेमाल के लिए की जाती है। तो भाई साहब इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर प्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्रथम रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ही मिल रहे हैं, दक्षिण भारत में, नवपाषाण काल में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1500 BC के आसपास कृषि का बृहद रूप भी इस क्षेत्र में देखते हैं, दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है, फिर अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, पशुपालन बृहद रूप से चल रहा है, तो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि पशुपालन को कीमती मानते थे। जब भाई साहब उनको कीमती मानेंगे तो उनको बीच में रखते थे और उसके आसपास कबीले बनाते थे, उसके चारों ओर कबीले बनाते थे, वो जानवरों को बीच में रखते थे। जब जानवरों को भाई साहब वो लोग बीच में रख रहे हैं, तो एक मिनट के लिए सोचिए, जानवरों को बीच में रख रहे हैं तो वो गोबर करेंगे, उपले करेंगे, तो क्या करते, जब जो धीरे धीरे एक पहाड़ सा बन जाता था,
जो गोबर का, तो उसमें क्या करते थे जो लोग थे नवपाषाण काल के, वो उसमें पे धीरे से आग लगा देते थे, तो इससे वो मतलब एक पहाड़ सा जला हुआ राख का टीला बन जाता था। तो एक आंसर क्वेश्चन बन जाता है कि दक्कन के ऐश के टीले किस काल से संबंधित हैं। दक्कन के ऐश के टीले मतलब राख के टीले किस काल से संबंधित हैं, तो उसका आप आंसर लगाइएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, उसका आंसर आप क्या लगाएंगे, नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो निसंदेह कमेंट कर मुझसे पूछिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे ताम्रपाषाण काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक एज। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।